देखिए, आज आपको मैं जीवामृत, चूँकि नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत सबसे पहला घटक है, तो 2-3 चीज़ें बताता हूँ जीवामृत की ज़रूरत क्या है नेचुरल फार्मिंग में। तो मिट्टी, ज़मीन में मैं खेती करता हूँ, कोई भी फसल बोऊँगा तो ज़मीन में बोऊँगा। अब जो फसल है उसमें समस्याएँ ना आएँ, यानी कि फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े, फसल में कोई भूमि जनित बीमारी ना लगे। और ये कब संभव है कि जब मेरी ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़िंदा होंगी। बायोलॉजिकल सॉइल में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उसमें रसायन इतने बन रहे हैं जो फाइनली प्रोडक्ट है जो फसलों को मिल रहा है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कहते हैं सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में एरेशन, सॉइल का पल्वराइजेशन, ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हमने पेस्टिसाइड डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, 4 टन का ट्रैक्टर चला करके सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सबको खत्म कर दिया, यानी सॉइल एक प्रकार से डेड हो गई। अब मरी हुई जमीन में जब हम फसल बोएंगे तो क्या है, हमको सप्लीमेंट्री फूड, यूरिया दे दो, डीएपी दे दो, जिंक दे दो, सल्फर दे दो, बीमारी लगी फंजीसाइड दे दो, कीड़ा लगा इंसेक्टिसाइड दे दो, ये करना पड़ेगा। इसके बाद जब फसल का प्रोड्यूस आएगा तो हम कहेंगे इस टमाटर में स्वाद नहीं है, सेव में टेस्ट नहीं है, रोटी में स्वाद नहीं है, उसमें पौष्टिकता भी नहीं। तो नेचुरल फार्मिंग जब हम करते हैं तो 3-4 विषय मुख्य हैं। क्या? वर्तमान में किसान जो कर्ज में डूबा है, पहला चैलेंज क्या है कि किसान को कर्ज मुक्त कराना। और कर्ज मुक्त होने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड जितने भी हैं, जब तक वो बंद नहीं होंगे किसान कर्जा से मुक्ति नहीं पा सकता। दूसरा, ये जो खाना खा रहा है इंसान, वो खाना खा खा करके, केमिकल का खाना खा खा करके बीमार हो रहा है, तो इंसान बीमारी से बाहर आ जाए। तीसरा, ये धरती, क्योंकि ये निरंतर है, खेती ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, अब खेती बस, इसके बाद हमारे मरने के बाद खेती नहीं, खेती निरंतर चलेगी, जब तक यहाँ मनुष्य होगा खेती होगी। लेकिन वर्तमान में मैं जमीन के साथ जो कर रहा हूँ उससे लगता नहीं है कि आने वाली पीढ़ियाँ खेती कर पाएंगी, और जब खेती नहीं होगी तो यहाँ जीवन नहीं होगा। तो ये जो प्राकृतिक खेती है उसमें मुझे जमीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल कैरेक्टर तीनों को इनहेंस करना है। तो उसमें शुरू कहां से होगा? शुरू होगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इस जमीन में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, अनेक प्रकार के। जब मैं 87 में पढ़ा था तो केवल राइजोबियम के बारे में वैज्ञानिक जानते थे, केवल राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम का कल्चर केवल दिया जाता था। अब उन्होंने कहा सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, अब 15-20 हो गए। बट ये 15-20 नहीं है, ये हो सकता है 1500, 1600 हो, या 15,000, 16,000 हो, या लाख 2 लाख हो। जमीन के नीचे जो छुपा हुआ है ना खजाना, उसको कोई जान नहीं पाया। तो मैं क्या कहता हूं कि उसको जानने की जरूरत नहीं है। हम अपने खेतों में, जिन देश के किसानों ने अपने खेतों में कोराजिन, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान, क्लोरोपाइरीफास डाला, तो मान लीजिए कि जब मैंने दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए कोई भी रसायन डाला, तो उस जमीन का सब कुछ मर गया। उस जमीन में जितने प्रकार के जीवन था वो सब नष्ट हो गए। अब जब जमीन में जीवन नष्ट हो गया, अब ये जैसे गोबर है, ये गोबर क्या है? गोबर है ऑर्गेनिक मैटर। गोबर क्या है? फसलों के अवशेष क्या है? ऑर्गेनिक मैटर।
तो ऑर्गेनिक मैटर अभी खेत में समथिंग कुछ छूट ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन उस ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर जीवांश में कौन बदलेगा? जीवांश, जैसे शब्द आया जीवांश, जीवांश का मतलब है जीव। जीव जब मरेंगे होंगे तब मरेंगे, तब ना जीवांश होगा। अभी तो जीवाणु है ही नहीं, तो मरने का कोई कालम नहीं, इसलिए जीवांश नहीं। इसीलिए आपने सुना है CN रेशियो जो 10:1 होना चाहिए वो 30:1 हो गया। खेत में, जमीन में न्यूट्रिशन की कमी हो गई। N मीन्स न्यूट्रिशन। अगर 10 हिस्सा कार्बन था तो 1 हिस्सा हर साल न्यूट्रिशन बनता था। अब 10 हिस्सा कार्बन है तो 0.3% न्यूट्रिशन बनता है। इसका मतलब है जीवाणु कम है, या तो खत्म हो गए या बहुत कम है। उसके लिए मैं जीवामृत बनाता हूं। तो क्या करना है, देखो ये जंगल की मिट्टी है, इनिशियल स्टेज पर कहां से बनेगा? हमारे खेतों में तो जीवाणु नहीं है। अब मैं जीवाणु बाजार से खोजूं, क्यों खरीदूं? मैं सीधे जंगल जाऊंगा। जंगल आसपास गांव में मिलेगा। जंगल का मतलब जहां 10-20 पेड़ खड़े हों, कोई आता ना हो, जाता ना हो, आग ना लगाता हो, फल तना पत्ती वहीं सड़ते रहते हो, सालों से वहीं पड़ा हुआ। जहां ढेर सारा बायोमास है उसको हटाइए, उसके नीचे इस तरीके की मिट्टी मिलेगी। तो क्या करना है, हमने ली ये 20 किलो मिट्टी, मेरे हाथ में 20 किलो मिट्टी है, इस ड्रम में मैंने डाल दी। अब ये माइक्रोब्स, इस मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं बेनिफिशियल, कितने प्रकार के आई डोंट नो, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 5000 हैं, किसी को नहीं पता। ना किसी को पता है, ना कोई पता कर सकता है। क्योंकि 70 साल में तो मैंने 20 खोज पाए हैं, है ना। और जब और 50 खोजेंगे ना, तब तक यहाँ बर्बादी, यहाँ मनुष्य खत्म हो चुका हो। तो इसलिए इस पे पढ़ना ही नहीं, कौन सा जीवाणु है, कैसा है, कहाँ से आया, कुछ नहीं। हम तो जंगल से ले आए। जंगल में पूरी भगवान की, परमात्मा की माया थी, उठा के ड्रम में डाल दी। अब इसमें जो जीवाणु होंगे इस पानी में हमको डेवलप कराना है। छन्नी ले आते, जरा मंगवा लेते वहां से। अब ये जब मैंने इसमें डाल दिया तो ये खाएंगे क्या? अभी जहां से मैं लाया वहां तो कुछ कार्बन पड़ा था, तो कार्बन पर डिपेंड आश्रित थे। अब यहां हमको इनको मल्टीप्लाई कराना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 32, 64 ऐसे। तो इनको चाहिए शुगर। बेसिकली माइक्रोब्स को क्या चाहिए? शुगर। अब लोग बताते हैं इसमें बेसन डाल दो, इसमें गोबर डाल दो, इसमें पेशाब डाल दो। आप साइंस के आदमी हो, जरा सोचना कि लैब में जब हम लोग राइजोबियम, पीएसबी, एजेटोबैक्टर का बैक्टीरिया डेवलप करते तो उसको क्या देते हैं? शुगर, अगर अगर, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज। वहां के तो गोबर खिलाओ, पेशाब दे दो ना। माइक्रोब्स का भोजन है शुगर। अब जैसे आटा मैं दूंगा तो आटा, अभी आटा नहीं खा सकता है क्योंकि माइक्रोब्स बहुत छोटा है, और माइक्रोब्स जो खाएगा नैनो पार्टिकल में खाएगा, और खाता तो है ही नहीं, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। भाई उसके मुंह को थोड़ी है, वो तो स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या एब्जॉर्ब करेगा? जो चीज पानी में सोल्यूबल है। आटा सोल्यूबल नहीं है, बेसन सोल्यूबल नहीं है, गोबर सोल्यूबल नहीं है। तो हम उसमें 2 पदार्थ दे सकते हैं, चीनी या गुड़। 2 में से कोई एक चीज, ओनली 1 चीज देनी। कितनी है? अगर 200 लीटर बना रहे हैं तो 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी देंगे। कितना? अगर 200 लीटर जीवामृत बना रहे हैं, यानी जैसे मैंने इस ड्रम में पानी भर दिया 200 लीटर। अब 200 लीटर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें चलो 28 किलो चीनी, मेरे पास 10 किलो है अभी, लेकिन देनी कितनी है? टोटल देंगे 28 किलो। टोटल कितनी देंगे? अब जरूरी नहीं कि मुझे आज ही देनी है। अगर आज दे सकते हो आज दे दो, नहीं तो अगले 10 दिन के बाद फिर 10 किलो दे दूंगा, अगले 10 दिन के बाद फिर 8 किलो दे दूंगा। और क्या करूंगा, इस प्रकार का एक पंजा होगा, इस प्रकार का, इससे इसको चलाऊंगा। इतना करने के बाद हम इसको ऐसे, पहले दिन जब चीनी डाली है तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए चला देंगे। अगले दिन से हम इसको सिर्फ 2 मिनट चलाएंगे। प्रतिदिन चलाना है।
तो 200 लीटर जीवामृत बनाना है तो कितना चीनी देना है? किसी किसान भाई को 100 लीटर बनाना है तो कितना देना है? किसी किसान को 50 लीटर बनाना है तो कितना देना है? 7 किलो। अब किसको 50 लीटर बनाना है, किसको 100 लीटर बनाना है, किसको 200 लीटर बनाना है? तो ये जो ड्रम है 200 लीटर का, ये 10 एकड़ जमीन के लिए जीवामृत बनाएगा। यानी 200 लीटर जब जीवामृत बनेगा तो 10 एकड़ जमीन में काम करेगा। कितना देना है? ओनली 20 लीटर। और जब ये बन जाएगा, अभी मैंने इसमें चीनी डाली 10 किलो, अभी 10 किलो चीनी को खाएगा ये, रोज जिलाते रहिए। मिट्टी थी इसमें 10 किलो से ज्यादा, लगभग ये मान लीजिए कि ये 30 दिन में बन जाएगा। अगर मैं मिट्टी की मात्रा इसमें 5 किलो डालता तो इसको बनने में 45-50 दिन लगते। अब कोई किसान कहे 200 लीटर बनाना लेकिन 15 ही दिन में बनाना है, तो कोई बात नहीं, मिट्टी की मात्रा 30 किलो कर दे। नंबर ऑफ माइक्रोब्स जितने ज्यादा होंगे उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होने लगेंगे, ठीक है ना। जब ये बन जाएगा तो ये इस कलर का होगा। अब जैसे मेरे यहाँ लोग आते हैं तो मिट्टी का झंझट नहीं, जो यहाँ आते हैं तो उनको कहता हूं तुम जीवामृत मुझसे ले जाओ, इसी से बनाना, ये कल्चर है। अभी मिट्टी के बैक्टीरिया को सेग्रीगेट करूंगा यहाँ पर, और जो मुझसे ले गया वो ऑलरेडी परफेक्ट है, वो इसी से बना लेता है। तो 5 लीटर ले जाता है, अपना 200 लीटर के ड्रम में डालता है, 28 किलो चीनी डालता है, 40 दिन में बन जाता है। अब ये जब मैंने डाल दिया तो 2 काम करना है। इस मिट्टी में केवल मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी थे जो ऊपर ब्लैक कलर के तैरेंगे। इस प्रकार की छलनी लेना है और इससे जो मिट्टी में कचरा था देखो इस प्रकार का मिलेगा। जब मिट्टी बटोरेंगे तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसको हमें फेंक देना है ऐसे करके। डेली हिलाना है, एक बार 2-3 मिनट के लिए हिलाना। क्यों है? क्योंकि ये अनएरोबिक है, ये पानी की ऑक्सीजन से काम करते हैं, और जब ये पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इनका फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब हिला देते हैं तो हिलने पर क्या, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस हिलाने का मतलब सिर्फ ये है। अब कई लोग कहते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस चक्कर में मत पड़िए। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हिलाने का, कि माइक्रोब्स को पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा के देना है, इतना ही सा उद्देश्य है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे? अब जैसे कल्पना करिए ड्रम मेरा भरा हुआ है, अब इससे कहता हूं कौन सूरमा भोपाली है जो इसको क्लॉकवाइज घुमा सकता है, डंडा लेके जरा घुमा के दिखाए कोई, भरे हुए ड्रम को। घूमेगा ही नहीं, घूमेगा। इतना करना है। बीच में क्या करना है, 15-20 दिन के बाद इसमें कुछ नेगेटिव पैथोजन भी होंगे, वो एकोमुलेट हो जाएंगे ऊपर आकर के। हमेशा पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव ये इकट्ठे ही होंगे तो वो लेयर में बनेंगे। फिर छलनी लीजिए, छलनी से निकाल कर उनको बाहर कर दीजिए। 2-3 बार ऐसा करेंगे, फिर विशुद्ध रूप से ये पॉजिटिव माइक्रोब बच जाएंगे। अब डालना कैसे? 20 लीटर मात्रा लेगा किसान, अगर खेत में पानी भरा है तो ऐसे मग्गे से, एक बाल्टी में 20 लीटर की बाल्टी लिया, एक मग्गा लिया, आधा लीटर 40-50 जगह वो फेंक आया, पानी के साथ हिल डुल करके माइक्रोब्स को जहां जाना था चला गया। खेत में पानी नहीं भरा लेकिन नमी है, चना बोना है, तो क्या करेगा वो? 20 लीटर लेगा, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में लेगा, उसमें छिड़केगा, मिलाएगा, बिखेरेगा और पीछे से जुताई मार देगा। माइक्रोब्स जो खेत में नहीं थे उनको मैंने इनाकुलेट कर दिया। काम क्या करेंगे? जो कार्बनिक पदार्थ था उसको, जो कार्बनिक पदार्थ कार्बन में कन्वर्ट हो गया उस पर ये आश्रित हो जाएगा, उस कार्बन को चाटेगा, मल्टीप्लाई होगा, पीछे से मरेगा। तो जितना ज़्यादा मरते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जमीन में जीवांश बढ़ता जाएगा। जीवांश ही फसलों का भोजन है। जैसे कोई फसल ना तो गोबर खाती है ना कार्बन खाती है, क्या खाती है? जीवांश। जीव है जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है। वनस्पतियां भी जीव हैं। जीवों और वनस्पतियों के बीच में सिर्फ इतनी सी कहानी है कि जैसे मैं श्वास लेता हूं ऑक्सीजन और छोड़ता क्या हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट ले लेता है
और CO2 का C मॉलिक्यूल स्टोमेटा के द्वारा अंदर गया और वहीं कैप्चर हो गया और O2 बाहर रिलीज कर दिया। फिर मैंने लिया, फिर छोड़ा। तो सारे जीवधारी जो हैं वो CO2 छोड़ते हैं और प्लांट क्या करता है, उस CO2 का C कार्बन पार्ट अंदर कर लेता है, उससे कार्बोहाइड्रेट बना देता है, O2 बाहर कर देता है। हमारे और वनस्पतियों के बीच में संबंध है, जीवों और वनस्पतियों के बीच में। अब वनस्पतियां कहती तू मुझे जिंदा खा ले, उखाड़ के खा ले, तोड़ के खा ले, मरोड़ के खा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक दिन ध्यान रखना, जब तुम मरोगे तो तुमको मैं खाऊंगी। हर जीव जब मरेगा, मिट्टी में दफन होगा, तो या हमारे ऊपर भी कीड़े पड़ेंगे, और जब कीड़े मरेंगे तो जीव द्रव्य निकलेगा। वो जीव द्रव्य वनस्पतियां खाती हैं। इतना सा सृष्टि का खेल है। तो नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत क्यों बनाया कि जीवामृत एग्जैक्टली शिव के गण हैं। ये धरती क्या शिव है, मैं अक्सर बोलता हूं धरती क्या है, शिव है। और जो वनस्पतियां बोता हूं ऊपर वो क्या, मां पार्वती है। तो पूरी लीला, पूरे जीव जगत को कौन पाल रहा है, आदि पिता शिव और आदि शक्ति मां दुर्गा। एग्रीकल्चर में यही तो पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि जिससे हमारी पूरी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन जमीन की फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव। अगर हम कहें कि भूमि के ऊपर मां पार्वती को उगाने का ऐसा तरीका जिससे शिव बाबा को कोई तकलीफ ना हो, तो अभी लोग विरोध करने लगेंगे, कहेंगे यार ये खेती में शिव बाबा कहां से आ गए। लेकिन सत्य यही है कि धरती शिव है और वनस्पतियां मां पार्वती। फिर आगे पानी की जरूरत है, तो सॉइल कंजर्वेशन भी एक अनुभाग है। यहाँ सॉइल कंजर्वेशन के भी लोग हैं। आप क्या करते हो, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। तो सॉइल, और चूंकि ये वनस्पतियां बिना पानी के नहीं हो सकती, तो मिट्टी का और पानी का प्रबंधन। और जब एग्रोनॉमिस्ट है, खेती कर रहा है, तो खेत का और फसलों का प्रबंधन। तो इसलिए ये जीवामृत बनाने की विधि है, 10 किलो मिट्टी जंगल की लाइए। अगर 200 लीटर बनना है तो 28 किलो चीनी डालिए या गुड़ डालिए। डेली इसको हिलाइए। इसमें मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल थे सब इस ड्रम में बढ़ जाएंगे। इनकी मात्रा 10 की पावर 9 35 दिन में पहुंच जाएगी। 20 लीटर लीजिए, 1 एकड़ जमीन में डाल दीजिए। अब आप देखना क्या रिजल्ट क्या आने वाले हैं। उस जमीन में टमाटर, मिर्चा, बैंगन, कोई भी सब्जी लगाना, जितनी भी सॉइल बोर्न डिजीज है, अगर फसल की बुआई के 1 महीना पहले मैंने जीवामृत डाल दिया तो भगवान कसम कोई भी सॉइल बोर्न बीमारी आएगी ही नहीं। आप समझिए, गारंटी। आपको उस फसल में किसी प्रकार का जाइम, एंजाइम, एसिड, DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ डालना ही नहीं। लेकिन हाँ, यूरिया, नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन या तो यूरिया में है या बारिश के पानी में है या फिर कार्बन में। कार्बन चूंकि जमीन में है नहीं, मतलब 1% होना चाहिए, तो रह गया 0.3%। इसलिए टमाटर की, मिर्चे की, गन्ने की, कपास की जो भी आप फसल बोयो, तो नाइट्रोजन की भरपाई जमीन कर नहीं पा रही है अभी। तो नाइट्रोजन कुछ दिनों तक, साल, 2 साल, 3 साल तक थोड़ा थोड़ा एज पर रिक्वायरमेंट देनी है। बकाया DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर सब भूल जाइए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट मोबाइल नहीं है और ये सारे एलिमेंट जमीन में हैं। और जिस दिन कार्बन बढ़ जाएगा उस दिन नाइट्रोजन की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ, किसान जीत गया। जब किसान को कोई फर्टिलाइजर नहीं लेना, किसान को कोई पेस्टिसाइड नहीं लेना, और अब रोटी में स्वाद है, अब हमको पौष्टिक भोजन मिल रहा है, अब हम बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। यानी कि गरीब जीत गया, किसान जीत गया, और इनके साथ जो बिजनेस कर रहे थे लोग वो हार गए। तो मुझे उनके हारने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका हारना ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक 70 सालों से उन्होंने किसान को ठगा है, किसान को हराया है, धरती को बर्बाद किया है। ठीक है ना।